नमस्कार दोस्तों, मैं भारत चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद्युत में। कैसे हैं आप सभी? अनुज, उसके बाद में अमन, उसके बाद सुमित, विपिन, अंकित, ज्योति, विकास, देवेंद्र चौहान, सोनू, मधुकर, अभिषेक यादव, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंद वंश हम पढ़ेंगे। नंद वंश के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो प्यारे बच्चे, पहले तो हम नंद वंश को पढ़ेंगे, नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको हेडिंग देनी है यहाँ पर मेरे साथ में, ठीक है? हेडिंग क्या देनी है आपको? हेडिंग देनी है नंद वंश, ठीक है? वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नंद वंश आप यहाँ पर लिखेंगे नंद वंश। वंश को आपको पता है जिसे कहते हैं डायनेस्टी, है ना? नंदास डायनेस्टी आप लिख दीजिएगा। नंद वंश को हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस वंश का जो संस्थापक है यानी फाउंडर ऑफ नंदास डायनेस्टी वो कौन है बेटा जी? तो वो है आपका महापद्म नंद, ठीक है? महापद्म नंद प्यारे बच्चे, ये आप ध्यान रखेंगे, इस वंश का संस्थापक था, ठीक है? फाउंडर ऑफ नंदास डायनेस्टी, आंसर इज महापद्म नंद। संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। इस आपके जो महापद्म नंद है, ठीक है, जब इसकी बात कर रहे हैं तो इस महापद्म नंद के अन्य नाम क्या थे? ठीक है, अदर नेम्स क्या थे? आप आराम से यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो अदर नेम में सबसे पहले आप लिखेंगे इसका नाम था उग्रसेन, ठीक है? इसे कहते थे एक राट, एक राट। इसे कहते थे सर्वछांतक, सर्वछांतक। परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का सेकंड या दूसरा अवतार, ठीक है? परशुराम का दूसरा अवतार कौन था बेटा जी? ये सब किसके नाम थे? आप कहेंगे कि मैं महापद्म नंद के नाम हुआ करते थे, ठीक है? और क्या कहते थे? अपर भार्गव। ये सब इसके अन्य नाम है। ये सब क्या है मेरे बच्चे? इसके अन्य नाम है, ठीक है? महापद्म नंद के। आपको महापद्म नंद के बारे में जितनी जानकारी की जरूरत है केवल उतना ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इस वंश में आया धनानंद, या कई बार आपको लिखा मिलेगा धनानंद। और ये कौन है? तो एक बार इसके बारे में लिखिएगा कि ये नंद वंश का अंतिम शासक है, नंद वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ नंदास डायनेस्टी। नंद वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ नंदास डायनेस्टी, नंद वंश का अंतिम शासक। क्योंकि इसकी हत्या कौन कर देगा? तो आप कहोगे हम इसकी हत्या कर देंगे, आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का टाइम लिख लीजिए 344 से लेकर 323 बीसी तक, ये आपका नंदास डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब ये बात को फिर से सुनिए। अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय की चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके समय सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था, सिकंदर का भारत में आक्रमण, ये इसके समय की सबसे बड़ी घटना है। यानी सिकंदर जो कि यूनानी शासक था, उसने भारत पर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो क्या कर दिया था? आक्रमण किया था, इसी के समय पर किया था। और सिकंदर का जो आक्रमण भारत में हुआ था ये कब हुआ था मैम? 326 बीसी, 326 बीसी में सिकंदर भारत में आता है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आक्रमण करता है। अब पहले हम ये जानेंगे कि भाई सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो सिकंदर कहां से आया था, सिकंदर कौन था, ठीक है? ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो सिकंदर जाहिर सी बात है कि भारत में आया था और भारत में आकर इसने आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि भारत के साथ साथ पूरे विश्व को जीतना चाहता था। इसका सपना था कि मैं पूरे विश्व को जीतूं, पूरे विश्व पर इसकी जो विजय है उसको हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है? तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सिकंदर का जब आक्रमण भारत में हुआ है ना, तो अब हमें किसके बारे में जानने की जरूरत है? मैम जाहिर सी बात है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर सिकंदर कौन था, आखिर सिकंदर कौन था, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए। तो बेटा जब हम सिकंदर के बारे में बात करते हैं तो देखो एक आप चीज ध्यान रखना, जैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सबसे पहले भारत पर सिकंदर ने ही आकर जो है आक्रमण किया था? क्या इससे पहले भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था? तो सिकंदर, एक मिनट यहाँ पे लिखना एक बार, भारत पे विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण, जरा एक बार इतनी छोटी सी हेडिंग देना, भारत में विदेशी आक्रमण। तो भाई किसने सिकंदर से पहले अटैक कर दिया था ये भी जान लो, क्योंकि बच्चा ये प्रश्न मुझसे पूछ सकता है। देखो अगर मैं बात करती हूँ भारत में विदेशी में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था, सबसे पहले जो आक्रमण किया था बेटा भारत पर वो किया था बेटा जी ईरानियों ने। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था भारत में? ईरानियों ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यानी ईरानी सबसे पहले भारत में आए, सबसे पहले इनका आक्रमण हुआ। और ये आक्रमण किसने किया था? तो आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट आक्रमण किया था मैम, ये जो फर्स्ट अटैक हुआ था ईरानियों का, ये किसने किया था? तो ईरानी शासक साइरस ने किया था, ईरानी शासक साइरस ने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो साइरस का आक्रमण था बेटा जी असफल हो गया था, यानी हम कह सकते हैं कि ये फेल हो गया था। साइरस ने आक्रमण तो किया लेकिन बेटा जी ये फेल हो गया था, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ईरानी शासक जो है सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहोगे साइरस ने। और बेटा जी साइरस को कुरुश के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक अन्य नाम भी था कुरुश, और ये साइरस को इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि ये असफल था, क्योंकि ये असफल आक्रमण था इसलिए इसे गिना नहीं जाता है। तो आप कहोगे कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? ईरानियों ने। अब आप पूछोगे कब किया था? तो बेटा जी ये अटैक हुआ था 6th सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी में किया था। कब किया था बेटा जी? 6th सेंचुरी यानी कि 6वीं शताब्दी में सबसे पहले अटैक हुआ, लेकिन इसको फेल कर दिया गया हमारे भारतीय शासकों के द्वारा। लेकिन फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैम चलो ये तो असफल हो गया, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ईरानियों में प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? ठीक है, आप यहाँ पे ये भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम चलो ये तो फेल हो गया, लेकिन आप हमें ये बताओ कि ईरानियों में, जब हम ईरानियों की बात कर रहे हैं तो ईरानियों में मैम सफल आक्रमण किसने किया था? ठीक है, भारत में अटैक जो किया तो उसमें सफल आक्रमण किसने किया था? तो आप कहोगे कि मैं वो करने वाला था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने बेटा जी सफल आक्रमण किया था और ये ईरानियों का ही शासक था, ठीक है? तो आप कहोगे मैं भारत में सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। और जो डेरियस प्रथम था प्यारे बच्चे, इसके वंश का नाम क्या था? तो बेटा जी हखामनी डायनेस्टी, हखामनी वंश से था ये, हखामनी वंश, हखामनी डायनेस्टी। तो सफल आक्रमण किसने किया बेटा जी? आप कहोगे पीडीएफ से पढ़ा दूंगी बेटा, पहले पेशेंस रखो, ठीक है? उसके बाद मेरे बच्चे डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम कौन था? आप ये पूछोगे मुझसे। तो जो आपका साइरस है ये साइरस का उत्तराधिकारी था, साइरस का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को बेटा क्या कहते हैं? सक्सेसर ऑफ साइरस। क्या कहा जाता है? सक्सेसर। और साइरस कौन था? ये भी ईरानी वंश से था, यानी इसी के बाद जो ईरानियों का शासक बना वो था डेरियस प्रथम, ठीक है? साइरस का उत्तराधिकारी यही था, हखामनी वंश से था। और साइरस ने, सॉरी डेरियस प्रथम ने क्या-क्या जीता? तो डेरियस प्रथम ने बेटा जी भारत में इसने कंधार और कंबोज को जीता, कंधार, और हम कह सकते हैं कि मैम इसने कंबोज को जीता। ये बेटा जी आज के समय भारत के बाहर अफगानिस्तान में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जिस समय यहाँ पर ईरानियों का अटैक हुआ था बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेरियस प्रथम था जिसने कंधार और कंबोज को जीत लिया, मतलब जहां से भारत में एंट्री होती थी वहां पर ईरानियों का कब्जा हो चुका था। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर बेटा जी अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, फिर कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, बेटा प्लीज कमेंट पर फोकस मत करो, प्लीज आप पढ़ाई पर फोकस करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? तो आप कहोगे डेरियस प्रथम ने क्या जीत लिया था मैम? इसने कंधार और कंबोज को जीत लिया था, जो कि मैम उस समय पर भारत के बाहर हुआ करते थे। और बेटा जी अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम ईरानी शासक कौन था? अंतिम ईरानी क्यों होगा? क्योंकि सिकंदर का युद्ध होगा, तो अंतिम ईरानी शासक था बेटा जी डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड अंतिम क्यों? क्योंकि अब भारत में आक्रमण करेगा सिकंदर, और जिस समय सिकंदर आक्रमण करेगा तो ईरानियों का शासक डेरियस थर्ड यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है? अब क्या हुआ कि अब जब डेरियस थर्ड है और इन्होंने क्या जीत लिया है? इन्होंने कंधार और कंबोज को जीत लिया है, और कंधार और कंबोज को जब इन्होंने जीत लिया है तो मैं वहीं से तो इंडिया में एंट्री होती है, और वहां से एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है कि सिकंदर का और डेरियस थर्ड का युद्ध होगा। तो प्यारे बच्चे जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ तो ईरानियों का शासक कौन था? डेरियस थर्ड था। ये आपको ध्यान रखना है, डेरियस थर्ड था मैम जब सिकंदर का यहाँ पे प्लान बना। तो देखो 331 बीसी इसमें क्या हुआ था? एक आपने युद्ध सुना होगा, आरवेला का युद्ध, आरवेला, आरवेला, गोगामेला, गोगामेला, और बेटा जी एरियन का युद्ध। ये तीन इस युद्ध के नाम है। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख सकता है, आरवेला का युद्ध, गोगामेला का युद्ध या एरियन का युद्ध। किस किसके बीच हुआ था? मैम सिकंदर वर्सेस डेरियस थर्ड, सिकंदर वर्सेस डेरियस थर्ड।
और इसमें क्या हुआ था, मेमडेरियस थर्ड की इसमें हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। ठीक है, यहाँ पे युद्ध क्यों हुआ मैम, क्योंकि सिकंदर को भारत में एंट्री करनी थी और भाई ईरानी चाहते थे हमारा कब्जा है, तो इन दोनों के बीच में भारत में जो है अपने अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ। ठीक है, ये बाहर से ही आए थे दोनों लोग, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, ये हार गया, तो डेरियस थर्ड की जब हार हुई तो क्या हो गया, भारत पर ईरानियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। जो इन्होंने क्षेत्र जीते थे उनको छोड़ना पड़ा। आधिपत्य क्या होता है, मतलब अधिकार, कंट्रोल, समाप्त हो गया। सिकंदर ने कहा भैया मैं यहाँ पे अपना अधिकार करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ये क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चे कौन आएगा, अब मैम हम पढ़ सकते हैं कि अब मैम यहाँ पे आएगा यूनानी, और यूनानियों में कौन आएगा बेटा जी, तो अब हम कहेंगे मैम अब आएगा सिकंदर। सिकंदर, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कौन आएगा, सिकंदर। और भारत ये कहाँ का शासक था, तो बेटा जी या तो आपको लिखा मिलेगा मकदूनिया, ठीक है, यूनान में पता है, या लिखा मिलेगा मैसिडोनिया। मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था ये भी आप ध्यान रखेंगे। यानी ये कहां से आया था मैम, ये मैसिडोनिया से आया था। ये मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था और वहां से ये भारत पर अटैक करने के लिए आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिकंदर जो है, सिकंदर की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत कैसे आया, मतलब भारत कहां से आया, कैसे एंट्री की इसने, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, भारत में कैसे आया, मतलब किस रास्ते से आया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसने ईरानियों को हराया, इतना तो मैंने आपको बता दिया है कि मैम सिकंदर ने सबसे पहले क्या किया, इसने मैम पहले सबसे पहले ईरानियों को हराया। तो देखो जब सिकंदर भारत में आया बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, तो इसने क्या किया, हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत को पार करके इसको क्रॉस किया सबसे पहले। ये कहां पड़ता है, भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन मैं बच्चा पूछता है कि भाई ये जब हिंदू कुश पर्वत को आपने बता दिया कि हिंदू कुश पर्वत को पार किया, लेकिन नदी कौन सी थी, तो बेटा जी सिंधु नदी। सिंधु नदी को पार करके खैबर दर्रे से भारत में आया, खैबर दर्रे से भारत में आया। तो आप ये यहां पर लिख सकते हो कि मैंने इसने हिंदू कुश पर्वत को पार किया, सिंधु नदी को पार किया, उसके बाद खैबर पास जो आपका पड़ता है खैबर दर्रे से ये भारत में आया। ठीक है, और मैं जब ये भारत में आया तो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये बताओ मुझे कि बेटा ये आरवेला भी आप लिख सकते हो और ये उर्वेला भी आपको कई जगह लिखा मिलेगा। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, उर्वेला भी लिख लो। तो बच्चा कह रहा है कि भाई यहाँ पे किसी ने रोका नहीं लोगों को, कोई शासक नहीं था, जैसे सुमित कुमार बाबा पूछ रहे हैं, तो बेटा जी शासक तो थे लेकिन शासक लड़ने से पहले हार मान लेते थे। खैबर दर्रा क्या होता है, बेटा दर्रा होता है पास, अबू शामा, और ये इंडिया में उस समय एंट्री का जो है मार्ग हुआ करता था, ज्यादातर लोग जो भारत के बाहर से आए उन्होंने इसी पास से एंट्री की है, दर्रे को कहते हैं इंग्लिश में पास। और बेटा आप ब्रिटेन में पढ़ोगे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत को पार किया, सिंधु नदी को पार किया, खैबर दर्रे से ये कहां पर आया था, आप कहोगे मैं भारत में आया था। ठीक है, जिस समय ये भारत में आया तो बेटा जी इसका सबसे पहले यहाँ पे था तक्षशिला। तो तक्षशिला का शासक हुआ करता था, रूलर ऑफ तक्षशिला, यहाँ का शासक हुआ करता था बेटा जी आम्भिक। क्या नाम था इसका, आम्भिक। अब इसने क्या किया, आम्भिक ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया मैं लड़ना ही नहीं चाहता, आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने, रोका ही नहीं सिकंदर को, तो इसका मतलब कमजोर शासक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि काफी कमजोर शासक है जिसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और आत्मसमर्पण ही नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का सहयोग भी किया, आप ये भी लिख सकते हो। और क्या किया इसने, सिकंदर का सहयोग भी किया कि भाई आओ हमारे देश में घुस के और आक्रमण कर लो। इसने सिकंदर का सहयोग भी किया। ऐसी थोड़ी हमारे अंग्रेज इतने समय तक शासन करके चले गए, ऐसी थोड़ी हमारा शोषण लोगों ने कर लिया, हमारे यहाँ के राजा ही ऐसे थे, इनके अपने हित थे, इनके अपने स्वार्थ थे, जनता को इनसे कोई मतलब नहीं था। तो आप कहोगे कि मैं सिकंदर का भी सहयोग किया, इसने सिकंदर को सहयोग भी दिया, केवल हार ही नहीं मानी। फिर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो देखो आगे क्या होता है, अब सिकंदर थोड़ा सा आगे बढ़ता है और बेटा जी जब ये आगे बढ़ता है तो आपने सुनी होगी झेलम एवं चिनाब नदी, झेलम एवं चिनाब नदी। ठीक है, इन दोनों नदियों का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है, यस या नो बताइए। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में प्यारे बच्चे एक राजा राज्य करता था, राजा पोरस का साम्राज्य था। झेलम और चिनाब नदी के बीच राजा पोरस का साम्राज्य था, यानी कहां पर होगा, मैं पंजाब वाले क्षेत्र में। अब जो राजा पोरस था प्यारे बच्चे, इसने सिकंदर से लड़ाई की थी। इसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं घुसने दूंगा भारत में। इसने आगे से क्या किया, इसने आगे से मैम यहां पर सिकंदर को चैलेंज किया, राजा पोरस का जब साम्राज्य यहां पर था। तो आपको मैं बता दूं कि सिकंदर जब यहां पे पहुंचा तो आप लिखेंगे कि क्या हुआ, राजा पोरस और सिकंदर के मध्य 326 बीसी में झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। ठीक है, इसने सामना किया सिकंदर का, युद्ध हुआ। अब बच्चा पूछेगा कि इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो बेटा जी क्योंकि झेलम नदी के तट पर हुआ तो इसे कहते हैं वितस्तता का युद्ध, क्योंकि झेलम नदी का जो नाम था वितस्तता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिच का युद्ध, ये किसको कहा जाता है, जो सिकंदर और मैम कब हुआ था, 326 बीसी, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। मैम इन दोनों के बीच में हुए इस युद्ध को वितस्तता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध या फिर हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है। और कई जगह आपको लिखा मिलेगा, बच्चा कमेंट कर सकता है कि मैम करी का युद्ध भी तो इसको कहते हैं, करी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ये भी इसका नाम है। अब यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो जीत किसकी हुई, जीत सिकंदर की हुई और पोरस की क्या होगी बेटा जी, हार। और जब पोरस की हार हुई तो कहा जाता है कि सिकंदर पोरस को बंदी बनाकर ले गया, अपने साथ ले गया, और जब बंदी बनाकर ले गया तो बोला कि बताओ बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। गाना सुना ना कि तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये कौन पूछा है, सिकंदर पूछा राजा पोरस से। राजा पोरस कह रहा है कि जिस तरीके से राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है तुम्हें बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और पोरस की ये बातें सुनकर सिकंदर का हृदय परिवर्तन होता है और सिकंदर राजा पोरस के साम्राज्य को वापस कर देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे राजा पोरस की हार होती है, बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चे राजा पोरस कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर कि उसके बाद में सिकंदर जो है राजा पोरस को छोड़ देता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, जल्दी से थम्स अप करो तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अब हम बात करते हैं कि सिकंदर जो है, सिकंदर का थोड़ा सा फैमिली देख लो। सिकंदर के पिताजी, इनके पिता का नाम था फिलिप सेकंड। ठीक है, फिलिप सेकंड। माता का नाम ओलंपिया, मदर नेम ऑफ सिकंदर ओलंपिया, और वाइफ का नाम था बेटा जी, पत्नी का ध्यान रखिएगा। और ये जो एक मिनट बेटा जी, थैंक यू फॉर रिस्पांस। हाँ, फिर लिखेगा पत्नी का नाम था रेक्सोना, वाइफ ऑफ सिकंदर कौन थी, रेक्सोना। ठीक है, रेक्सोना। और कहा जाता है कि सिकंदर ने राजा पोरस को अपनी वाइफ से राखी भी बनवाई थी। ठीक है, तो इसकी वाइफ का नाम क्या था, रेक्सोना। प्यारे बच्चे सिकंदर का एक उपनाम था, इसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार पूछ लेता है अलेक्जेंडर का भारत में आक्रमण कब हुआ, बच्चा कंफ्यूज, वो समझ नहीं पाता कि भैया यहाँ पे जो है वो सिकंदर के बारे में बात कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चीज भी बेटा आप ध्यान रखेंगे। आप क्या कहेंगे कि मैम ये चीज भी हमें याद रखनी है कि इसका उपनाम जो है वो अलेक्जेंडर है। ठीक है, अलेक्जेंडर के नाम से भी बच्चा कहता है रेक्सोना साबुन होता है, बेटा रेक्सोना इसकी वाइफ का नाम भी था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कब आया, तो बेटा जी भारत में आया मैंने आपको बताया 326 बीसी में, 326 बीसी। फिर पूछेगा बच्चा कि भारत से कब गया, भारत से कब गया, तो बेटा भारत से ये गया आपका 325 बीसी। और हम कह सकते हैं कि लगभग
19 माह भारत में रहा। अब आप कहोगे मैम केवल 19 महीने, ये तो पूरी दुनिया को जीतने आया था, लेकिन इसके साथ ट्रेजेडी हुई थी ना, इसकी सेना ने इसका साथ छोड़ दिया था। इसकी सेना ने क्या कर दिया था बेटा जी, इसका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ सिकंदर क्या करने आया था, भारत को या पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन देखो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और इसीलिए ये भारत से वापस जाना पड़ा। अब आप कहोगे कि मैम क्यों मना कर दिया, क्या रीजन था, वो तो बताओ मैम हमें थोड़ा सा। देखो बेटा कई बातें इसके बारे में कही जाती हैं। पहली बात कही जाती है कि सिकंदर की सेना जो है प्यारे बच्चे, ये कहा जाता है कि सिकंदर की सेना जो है वो लड़ते लड़ते थक गई थी और उसने कहा कि भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये किसने कहा, ये कहा बेटा जी सिकंदर की सेना ने। एक कारण तो ये बताया जाता है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जिस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय पर एक रूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई कि जो कोई भी व्यास नदी को पार करता है, उस व्यक्ति की उस समय बाद मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि अफवाह सेना के अंदर चली गई तो सेना ने मना कर दिया। और तीसरा कारण ये कहा जाता है कि जो सिकंदर की सेना थी है ना, वो जानती थी कि इस समय भारत में धनानंद का शासन है और धनानंद कोई कमजोर शासक नहीं था, तो कहा जाता है कि उसके डर से सेना ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि उसके आगे बढ़ सके, और क्योंकि सिकंदर की सेना ने सिकंदर का साथ छोड़ दिया था, इसलिए सिकंदर को भारत से वापस जाना पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैं सिकंदर को वापस जाना पड़ा क्योंकि सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। कारण क्या था, सबसे बड़ा सॉलिड कारण, मैं अगर सॉलिड की हम बात करें तो वो बताओ, 3 कारण तो आपने बताए। तो ये कहा जाता है कि नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था, इसलिए। ठीक है, आगे चल सकते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चे आगे हम बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिकंदर है, ठीक है, सिकंदर के साथ भारत आए व्यक्ति, कौन कौन ऐसे लोग थे जो सिकंदर के साथ में भारत आए थे। सिकंदर के साथ भारत आए व्यक्ति, देखिए पहला नाम लिखिएगा सेल्यूकस निकेटर। बेटा जी इसका नाम याद रखना क्योंकि मौर्य वंश में आप सेल्यूकस निकेटर को पढ़ेंगे। और ये कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, आर्मी मतलब किस चीज का सेनापति था, बेटा जी थल सेनापति, यानी मैम हम कह सकते हैं आर्मी कमांडर। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे अगर आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश चाहिए। तो ये कौन था, इसका थल सेनापति था। एक था बेटा जी निर्याकस, ये था इसका जल सेनापति। ठीक है बेटा, उसके बाद में थर्ड लिखिएगा फिलिप। आपको मैं फिलिप तो पिता का नाम था बेटा, वो फिलिप सेकंड थे। फिलिप थे यहाँ पर इसके प्रबंधक, इसके पिताजी फिलिप सेकंड है और ये फिलिप जो है प्रबंधक को तो आप जानते होंगे क्या कहते हैं, मैनेजर, तो सारी चीजों को मैनेज करता है। तो ये भी साथ में आया था। फोर्थ में आप लिखेंगे ओनेसिक्रेटस, और ये कौन था, ये भी एक सेनापति था, सेनापति ओरेनिक्रेटस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने साथ एक इतिहासकार को भी लेकर आया था। क्यों, ताकि वो इसके समय का इतिहास लिख सके। तो आप कहेंगे अरिस्टोबुलस, ये कौन था, तो मैम ये एक इतिहासकार था, मैम ये एक हिस्टोरियन था। मैम ये इतिहासकार को साथ में क्यों लेकर आया था, क्योंकि बेटा जी जो इतिहासकार है उसी ने तो इसके बारे में लिखा है। आज आप जो सिकंदर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये लोग क्या करते थे, अपने साथ में इतिहासकारों को रखते थे ताकि इनके जो विजय अभियान है, जो चीजें इन्होंने जीती हैं, जो काम इन्होंने किए हैं, उनके बारे में लिख सके। तो ये जो इतिहासकार है अरिस्टोबुलस, इसने क्या किया था, इसने क्या लिखा था सिकंदर के बारे में, तो आप कहेंगे सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में लिखा। इसने सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में लिखा, युद्ध विजय के बारे में लिखा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये लोग हिस्टोरियंस को अपने साथ रखते थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है बेटा जी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिकंदर था उसकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी, यानी फेवरेट बुक, पसंदीदा पुस्तक। तो आप कहोगे मैम उसका नाम था इलियड, उसका नाम था मैम इलियड सॉरी, फेवरेट बुक ऑफ सिकंदर। क्या नाम था बेटा जी, फेवरेट बुक ऑफ सिकंदर। अभी बताऊंगी आपके क्वेश्चन का आंसर, प्लीज आप टेंशन मत लो, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि क्यों यहाँ पर मारा गया धनानंद, जबकि वो इतना शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली तो बेटा रावण भी था, मारा गया ना, क्योंकि रावण ने जो अहंकार किया था वही धनानंद ने भी किया था। अहंकार कैसे किया था वो भी मैं बताऊंगी। अभी तो मैंने बोला अंसारी गर्ल कि मैम फिलिप थर्ड कहां लिखा है, फिलिप सेकंड या फिलिप लिखा है बेटा, फिलिप सेकंड अलग व्यक्ति है, ठीक है, और फिलिप अलग व्यक्ति है। तो आप कहोगे कि मैम इलियड जो है वो इसकी मनपसंद बुक थी। अब इसके घोड़े का नाम क्या था, घोड़ा सिकंदर का बहुत प्यार करता था उसको, ये बहुकेफला बेटा। और आपको पता है कि जब इसके घोड़े की मृत्यु हो गई थी तो इसने क्या किया था, इसने प्यारे बच्चे को देखो बहुकेफला नगर बसाया था, बहुकेफला नगर बसाया। ठीक है, किसकी याद में, अपने घोड़े की याद में। तो एक नगर तो इसने बहुकेफला बसाया, एक नगर और इसने भारत में बसाया था जिसका नाम था प्यारे बच्चे निकैया नगर। कौन सा नगर बसाया था इसने, एक मैम इसने बसाया था निकैया नगर। और ये क्यों बसाया था मैम, तो ये बसाया था इसने झेलम नदी के तट पर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। तो आप कह सकते हो कि इसने क्या किया था मैम, निकैया नगर और बहुकेफला नगर प्यारे बच्चे इसने बसाया था। ठीक है, झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी जो है कह सकते हैं कि मैम जीत हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सिकंदर के बारे में हमने जाना कि वो भारत में क्यों आया या भारत में आने का उसका उद्देश्य क्या था, सिकंदर के साथ कौन-कौन भारत आया, इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो हम इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि जब सिकंदर मर जाएगा तो सिकंदर के मरने के बाद यही शासक बनेगा और ये फिर से भारत पर आक्रमण करेगा और उस समय भारत में मौर्य वंश का शासन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, तो अब एक ही क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आएगा कि भैया सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यही पूछ लेंगे किसकी मृत्यु लिखवाई है। तो बेटा जी सिकंदर की मृत्यु, और ये हुई थी बेटा जी 323 बीसी में। डेथ ऑफ सिकंदर कब हुई थी, तो आप कहोगे मैम 323 बीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी, भारत में नहीं बेटे, ये वापस चला गया था। तो इसकी मृत्यु बेबीलोन इराक में हुई थी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। अब बच्चा पूछेगा क्यों हुई थी मृत्यु, क्या ये किसी युद्ध में मारा गया था, जी नहीं प्यारे बच्चे, ये किसी युद्ध में नहीं मारा गया था, बल्कि इसकी मृत्यु का कारण था मस्तिष्क ज्वर। आपने सुना होगा कि दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है, जी मैम सुना है। अब हिंदी वाले बच्चे तो समझ गए, लेकिन इंग्लिश वाले जैसे कहते हैं मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार जिसको बेटा कई बार आपने सुना होगा, तो वो आपका इसके कारण यहाँ पर मर गया था। ठीक है, तो कब मृत्यु हुई, कब वापस गया, ये आपको मैंने बताया। लेकिन मैम हमने सिकंदर तो पढ़ लिया, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो बेटा सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ था, धनानंद। अब हमें मैम इसके बारे में पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको कैसे मारा और आखिर क्यों मारा। क्या चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद की कोई दुश्मनी थी, नहीं। मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से रावण के जो ज्ञान था उसने उसका क्या किया, दुरुपयोग। रावण ने दुरुपयोग ही तो किया है ना, तभी तो रावण का अंत हुआ, वरना वो कितना विद्वान था। जब भी हम अपने किसी भी चीज का गलत यूज करेंगे तो हमें कभी ना कभी तो बेटा जी मार खानी पड़ेगी। अब रावण से बड़ा विद्वान कहा जाता है कि कोई नहीं था, भगवान राम ने खुद एक्सेप्ट किया कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन उसका